सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। आज हम पर्वत निर्माण पढ़ेंगे। पर्वत निर्माण। पृथ्वी में जो पर्वत है स्थित है, इनका निर्माण किस तरह हुआ है, आज ये जानेंगे। इसमें प्रमुख रूप से एक सिद्धांत है, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। ये भूसन्नति सिद्धांत होग महोदय ने दिया है, ठीक है। जो होग महोदय थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले जो पर्वतों से संबंध में जो भूसन्नति सिद्धांत है, इसे हम समझते हैं। भूसन्नति सिद्धांत को भूसन्नति सिद्धांत को वलित पर्वतों का पालना कहते हैं। ठीक है। जो भूसन्नति सिद्धांत है, इसे वलित पर्वतों का पालना कहते हैं। यानी जितने भी वलित पर्वत है, चाहे वो नवीन हो, नवीन वलित पर्वत, या प्राचीन वलित पर्वत, उन सभी का निर्माण भूसन्नति के द्वारा हुआ है। जैसे नवीन पर्वत का अगर उदाहरण लेते हैं, तो इसमें हिमालय, प्राचीन वलित पर्वत में अपने अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये भी वलित पर्वत है। और नवीन वलित पर्वत में हिमालय पर्वत है, ये नवीन वलित पर्वत है। यानी इन सभी का जो निर्माण है, वो भूसन्नति के द्वारा हुआ है। अब देखिए भूसन्नति, सबसे पहले तो जो जैसे विज्ञान का सिद्धांत पढ़ा है, इसमें जैसे बताया गया है कि उत्तरी भाग, जो पेंजिया का जो विभाजन हुआ था, इसका जो उत्तरी भाग था, उसका नाम अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था, उसका नाम गोंडवाना लैंड रखा था। ठीक है, उसका नाम गोंडवाना लैंड था। फिर गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ, यानी यह भी कई भागों में टूट गया। इसमें जैसे दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार भाग है, ठीक है, ये बना था इसके विभाजन के बाद। उसके बाद फिर जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसने गति की थी उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की तरफ इसने गति की। और जो अंगारा लैंड था, इससे जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया, ठीक है, ये भाग बने थे अंगारा लैंड से। तो जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसने टक्कर मारी थी यूरेशियाई प्लेट को, यूरेशियाई प्लेट को, ठीक है। और यूरेशियाई प्लेट और प्रायद्वीपीय जो पठार है, या इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसने यूरेशियाई प्लेट को टक्कर मारी, मगर बीच में इनके क्या था, टेथिस सागर, ठीक है। इन दोनों भूस्थलों के मध्य टेथिस सागर विद्यमान था, ठीक है। अब जो टेथिस सागर है कि यानी जो हिमालय की जो उत्पत्ति टेथिस सागर से ही हुई है, हिमालय, ठीक है। इन दोनों भूखंडों के टकराने का जो परिणाम वो हिमालय आया भाई, हिमालय बना है। तो हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है। अब टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, टेथिस सागर में टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति, ठीक है। तो टेथिस सागर है, इसमें टेथिस भूसन्नति थी। अब हम ये जानेंगे कि ये भूसन्नति है क्या और कैसे ये बनती है और कैसे इसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो भूसन्नति है ये पर्वतीय भाग होती है, ये सॉरी जलीय भाग होता है ये, ठीक है। जैसे ये भूसन्नति है और ये जलीय भाग है, यानी महासागर में जो गर्त है, ठीक है, एक गहरा गर्त होता है, एक संकरा गर्त होता है, ठीक है। ये तो हो गया महासागरीय भाग, महासागरीय भाग या जलीय भाग, यह है भूसन्नति, ठीक है, ये भूसन्नति है। अब ये जो भूसन्नति है इसमें नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, जो नदियां है अवसाद लाती है। अब अवसाद कहां से ला रही है नदियां, जैसे पर्वत है। अब जो पर्वत है, पर्वतों का अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, उसके द्वारा नदियां जो मिट्टी, कंकड़, जो पत्थर है, ठीक है, ये नदियां अपने साथ लाती है। और जब नदियां महासागर में गिरती है तो ये जो अवसाद हैं ये यहां जमा होते हैं इस भूसन्नति में या फिर इस महासागरीय गर्त में। और जमा कैसे हो रहे हैं, एक परत के रूप में, ठीक है, परत दर परत ये जमा होते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो अवसाद है ये जमा होता है, ये अवसाद है, ठीक है। इसका अवसादीकरण होता है, ये अवसादीकरण है इसका, यानी एक के ऊपर एक परत इसकी बन रही है। उसके बाद क्या है, ये अधिक मात्रा में जब नदियां अवसाद लाएगी तो यहां पर एक प्रेशर पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो ये जो किनारे वाले भाग है, ये एक और ये दो, ये जो दोनों किनारे वाले भाग है ये पास में आएंगे, क्योंकि यहां दबाव पड़ रहा है, ठीक है, यहां दबाव पड़ेगा तो ये पास में आएंगे। इस दौरान यहां पर संपीड़न बल कार्य करेगा, संपीड़न बल, जो संपीड़न बल है यहां कार्य करेगा और ये जो दोनों जो किनारे वाले भाग है ये एक दूसरे की तरफ सरकेंगे। तो उस वजह से यहां पर दबाव पड़ेगा, जो अवसाद है, दबाव के कारण यहां पर वलित पर्वत का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट डायग्राम से समझिए इस चीज को, जैसे ये अवसाद, ये जलीय भाग, ठीक है। तो इसमें जब किनारे वाले जो भाग है जब वो एक दूसरे की तरफ सरकेंगे तो इनमें
वलन बनेगा इस तरीके से। इस तरह से एक वलित पर्वत की रचना होगी। ठीक है, तो ये इसमें वलन स्थापित हो गया। ठीक है, और जब भी संपीड़न बल कार्य करेगा तो वलन बनेंगे। तो इस तरह से एक वलित पर्वत की रचना होती है, वलित पर्वत। तो वलित पर्वत की इस तरह से रचना होती है भूसंतति के द्वारा। तो इस तरह से भूसंतति के द्वारा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, और जो वलित पर्वत है ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। ठीक है, जो वलित पर्वत है ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जैसे हिमालय, उदाहरण हिमालय। ठीक है, इन वलित पर्वतों की एक विशेषता ये भी है कि ये ऊंचे भी सबसे अधिक होंगे और लंबे। ठीक है, और लंबे भी सबसे अधिक ये होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में इनका विस्तार है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। उसी तरीके से जैसे दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, इसका जो विस्तार है ये भी उत्तर से दक्षिण है, ये भी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। ठीक है, और जो एंडीज पर्वत है, जो एंडीज पर्वत है ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, सबसे लंबा पर्वत है, लगभग इसकी जो लंबाई 7000 किलोमीटर तक है एंडीज पर्वत की। यानी एंडीज पर्वत भी वलित है, रॉकीज भी वलित पर्वत है और हिमालय भी वलित पर्वत है। अब जो हिमालय है ये तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय में स्थित है। ठीक है, और विश्व का जो लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत है। ठीक है, ये भी क्या है, वलित पर्वत है। यानी जो वलित पर्वत है ये विश्व के सबसे लंबे और सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, इसके बाद वलित पर्वतों की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, वो देखते हैं अपने। वलित पर्वतों की विशेषताओं में देखिए, सबसे पहले ये विश्व के सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे और नवीन पर्वत है ये। ठीक है, दूसरी विशेषता में है इनके, जैसे इनका जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, अवसादी चट्टानें। ठीक है, इन पर्वतों का जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, क्योंकि जलीय भाग में जो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उन्हीं के द्वारा इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। वो इन तो ये क्या है, ये अवसादी चट्टानें हैं, इसके द्वारा इनका निर्माण हुआ है।
और अवसादी चट्टानें हैं, इसलिए इनमें जीवावशेष भी पाए जाते हैं, जीवावशेष, ठीक है, यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं इनमें। और फॉसिल्स भी कौन से है, जीवावशेष महासागरीय, महासागरीय या सागरीय जो जीव या जो वनस्पति है वो इनमें पाई जाती है वलित पर्वतों में। उसके बाद जैसे इनकी लंबाई और ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके जैसे यहाँ ऊंचाई और जमीन बता दिया। जैसे ऊंचे भाग, ये पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, जैसे हिमालय का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई अधिकतम कितनी है, 8,848 मीटर है, ठीक है। अब ये ऊंचाई किसकी है वैसे, माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे बताया था कि ये जो पर्वत है इनकी लंबाई अधिक होती है, जैसे एंडीज पर्वत है, लंबाई कितनी है इसकी, लगभग 7,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब जैसे हिमालय की है लंबाई, हिमालय की लंबाई है लगभग 2,500 किलोमीटर है, ठीक है। और हिमालय की जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है। यानी जो ये दो वलित पर्वत हैं इनकी लंबाई तो अधिक होती है, परंतु इनकी चौड़ाई है वो कम होती है सभी पर्वतों की। जैसे एंडीज पर्वत है, लंबाई तो 7,000 किलोमीटर है, मगर चौड़ाई इसकी कम है, एक संकरा है ये, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी वलित पर्वतों की। नेक्स्ट क्लास अब हम लेंगे, इसमें कुछ सिद्धांत है पर्वतों के निर्माण में, सिद्धांत है। जैसे पहला सिद्धांत है कोबर का भूसनती सिद्धांत। एक हम पढ़ेंगे जेफरीज का संकुचन सिद्धांत है, तापीय संकुचन सिद्धांत, ठीक है। इन सिद्धांतों के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब जो कोबर का जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर पूछा जाता है पेपर में, कोबर का पूछा जाता है। जैसे अभी भूसन्नति क्या है वो बताया आपको, उसी तो जो भूसन्नति है उसी तरीके से कोबर का सिद्धांत है, ठीक है। तो कोबर का जो सिद्धांत है वो भूसन्नति सिद्धांत ही है। जिस तरह से भूसन्नति का निर्माण होता है और उस भूसन्नति के निर्माण के बाद पर्वत का निर्माण होता है, वैसे कि वैसे ये कोबर का सिद्धांत है, ठीक है। कोबर ने कुछ अलग तरह के नाम दिए हैं, केवल उनको थोड़ा हमें देखना है। बाकी जैसे भूसन्नति का निर्माण और उसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है, एकदम वैसा ही सिद्धांत है कोबर का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।